आर्मी के लोग आहत होते हैं, तो इसमें कश्मीरी लोगों के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरेगी, क्योंकि पहला शक तो उन्हीं पे जाता है कि उन्होंने संरक्षण दिया होगा, जो भी ऑपरेसर्स हैं। तो इस जो जिसको बोलते हैं पंजाबी में गधी गेड़े, इस गधी गेड़े से कैसे निकलें कश्मीर के लोग? क्योंकि विश्वास की कमी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से उन लोगों की पहले फोटो निकाली गई और फिर वो लोग भी नहीं पकड़े गए और पता नहीं वो लोग हैं भी कि नहीं हैं, कहाँ से आए, कैसे गए, उसका कोई अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किसी डीप स्टेट एजेंसी या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो बड़ी एजेंसियां होती हैं, उन्हीं में से द्वारा किसी का प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं तो पुख्ते से नहीं कह सकता, पर लोगों को ये शक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कश्मीरी लोगों में इतना जो अविश्वास है, उस अविश्वास को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि कश्मीर का मामला जो है, वो भी इंटरनेशनल हो गया है। चीन की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि पीओके और लेह के रास्ते को छोड़कर बाकी सारा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। अगर लेह और पीओके वाले बॉर्डर पर भी अगर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, तो फिर देपचांग वैली से लेके सिक्किम बॉर्डर तक चाइना का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भारत के साथ हो जाएगा। और भारत बीआरआई में इसीलिए नहीं गया था क्योंकि पीओके से उसका रास्ता निकलता है। अब वो बात हो गई पुरानी। गवादर से सारा रास्ता अब बिजनेस का खुल रहा है। आपको पता है ईरान ने भी गवादर से पाकिस्तान के साथ टाई अप कर लिया है और स्टेट ऑफ ओमान से सीधा रास्ता गवादर का निकलता है। गवादर की भूमिका सऊदी अरेबिया और यूएई भी समझ रहे हैं। भारत कहीं ना कहीं इसमें चूक गया है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था और चाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट था, वो कहीं ना कहीं बैठ गया। इसको वैश्विक दृष्टि से, और क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, इसको व्यापारिक दृष्टि से भी देखिए कि भारत के लिए एक तो बॉर्डर इशू है, दूसरा व्यापार की दृष्टि से सऊदी अरेबिया यूएई को गवादर की जरूरत है और पाकिस्तान उसका पिवट पॉइंट यानी कि उसका ध्रुवी बन गया है। पाकिस्तान की भूमिका अहम हो गई। ऐसे में भारत के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है या एसोसिएशन है, उसको बढ़ाने के लिए क्या भारत को करना चाहिए? जी गौतम जी, आपका ये मौजूद बहुत कमाल का। मैं ये कह रहा हूँ 1965 में हमने जंग लड़ी। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। 1971 में बांग्लादेश वाली लड़ाई भी हमने लड़ी। क्या पाकिस्तान जो 22-25 करोड़ का आबादी का देश, क्या 1984 में पाकिस्तान ने कोई हरकत की? हम जानबूझकर अपने दुश्मन को पक्का दुश्मन क्रिएट करना चाह रहे। 1984 में तो उनके पास पूरा चांस था, जब पंजाब पूरी तरह ऐसे हालात में फंसा हुआ था। पहले आपने पंजाब में और सिखों को उसी रास्ते पर डाला। और ये यूएपीए, अगर आपको किसी को पता हो रोलट एक्ट का, जो अंग्रेज हुकूमत ने रोलट एक्ट 1919 में लगाया था, जिसके कारण जलियांवाला बाग हुआ। आज ये यूएपीए, पोटा और टाडा वगैरह जो हैं, ये नहीं लगता कि आजाद भारत में इनका कोई जगह होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, जब 1965 के बाद कुछ नहीं हुआ, 1971 के बाद कुछ नहीं हुआ, 1984 के बाद कुछ नहीं हुआ, तो अचानक 1989 में जो जगमोहन मेरे ख्याल में प्रफुल्ल भाई भी बता रहे थे और डॉक्टर पावा ने भी कहा कि अचानक जगमोहन को ये आया कि सारे ब्राह्मणों को वापस ले आओ, तो अविश्वास पैदा नहीं होगा तो कौन सा विश्वास पैदा? आप इसका मतलब आप ही अविश्वास का कारण बन रहे हैं। तो आप अविश्वास का कारण क्यों बन रहे हैं? मैं कह तो नहीं सकता, क्योंकि मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, पर जो मुझे समझ है, जितनी मुझे समझ है, जहां तक मेरे पास सूचना है, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर जी के समय भी, उस समय भी मैंने जितना काम किया ताकि रेपो रिलेशनशिप पंजाब इस हालात से निकले, उस समय भी हमारे सामने था। ब्लैक थंडर ऑपरेशन भी हुआ, उस समय भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था। अब आप ही बता रहे हैं कि सिंदूर वाला तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। 1999 में मेरा ख्याल है, जब बिल क्लिंटन आ रहा था, उस समय हमने 36 गुरुद्वारा के अंदर इकट्ठे करके 36 सिख कैसे मारे गए उसका किसी को पता नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आज तक। तो छठी सिंहपुरा में जो हुआ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो मसालेदार काम है, ताकि वोट कंसोलिडेशन का जो रास्ता हमने पकड़ा हुआ, ये बहुत खतरनाक।
इस रास्ते से निकला क्या? मैं तो ये बार बार पूछता हूँ कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा? जब एक तरफ हम बस लेके जा रहे हैं, कारगिल हुआ, डेफिनेटली हमने, इसका मतलब जो कारगिल हो रहा था तो हमारी फौज वहां नहीं खड़ी थी, वो नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिटिकल इनसेंसिबिलिटी भी काम नहीं कर रही, वो भी इनसेंसिबिलिटी है, सेंसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास। तो क्यों कारगिल हो गया? ये सवाल तो ये पूछना चाहिए कि कारगिल क्यों हुआ। अब जो सवाल आपने किया, मैं बहुत आपने बढ़िया सवाल है ये, और ये सोचने वाला बात है कि क्यों ऐसे हालात हमारे हो गए। 1900 जो कसाब वाला काम हुआ, जो अब कोई आदमी पूछे कि 5 स्टार होटल में इतनी दूर से चल के वो लोग कैसे आ गए और कैसे करकरे का मारा गया और कैसे सारे, इसके पीछे का कोई सच तो कोई होगा ना। उस सच को किसी ने कभी ढूंढा कि भाई उसके पीछे का सच क्या? तो मेरा ये कहना है कि जो अविश्वास का आधार हमने बनाया है और अविश्वासी पैदा की है, मैं ये मानता हूं कि 1984 में अगर उस समय जिस टाइप से ब्लू स्टार ऑपरेशन उसके बाद के और ब्लैक थंडर हुआ था, उस समय तो पाकिस्तान के पास पूरे चांस थे, वो कुछ भी कर सकता था, नहीं किया ना किसी ने। तो इसका मतलब है कि हम अननेसेसरली हम प्रोवोक करते हैं अपने आप को, और उसमें से टारगेट हमारी एक अपनी कम्युनिटी, अपने ही देश के लोग टारगेट हो जाते हैं। इसी तरह कश्मीर के लोग टारगेट हो गए। कश्मीर में कभी किसी ने देखा है इंसर्जेंसी कहां से आ गई? कश्मीर में, पंजाब में इंसर्जेंसी क्यों पैदा हो? सवाल तो इस बात के होने चाहिए थे। हमने क्या किया? पावा जी ने बहुत बढ़िया की, 370 आर्टिकल 370 को अमेंड किया, कोई हटा तो दिया नहीं, अमेंड ही किया। उससे पहले इतना कुछ अमेंड हो चुका था, आपने इतना शोर मचाया कि हमने 370 कर दिया, 370 कर दिया। नतीजा क्या निकला? उसके बाद शांति आ गई। उसके बाद या तो हम ही शांति पैदा नहीं लाना नहीं चाहते, या शांति है नहीं। एक 25 करोड़ का देश है, ऐसा नहीं है। यूपी जितनी यूपी की पॉपुलेशन है, शायद पाकिस्तान की उतनी ही पॉपुलेशन, उससे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान। तो कितनी बड़ी फौज वो रख रहा है और कितना को काम कर लेगा। अब रहेगी बात चाइना की। दया सिंह हर जी, आपने चाइना, अभी पॉपुलेशन, दया सिंह जी अभी आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मैं एक इंटरवेंशन चाहता हूं। इसराइल की पॉपुलेशन 90 लाख है, उसने सारे जीसीसी कंट्रीज की नाक में दम कर रखा है। उसने यमन पे भी अटैक किया, सीरिया पे, सीरिया को भी मैनेज किया, और आज की डेट में लेबनान को भी मैनेज कर रहा है, चाहे अमेरिकन बैकिंग से ही कर रहा है। किसी देश की पॉपुलेशन से उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आंक सकते हैं? आतम जी फिर आप गोल पोस्ट हम नहीं बदलना चाहता मैं। जहां तक आपका ये सवाल है, एक ये सवाल और उस सवाल में बहुत अंतर है। मेरा ये कहना है कि जो अगर वो 22 करोड़ हैं और हम 140 करोड़ हैं, तो क्या पाकिस्तान को कम आंका जा सकता है? मेरा सवाल सीधा सीधा ये है साहब। नहीं, मैं आपकी बात को नहीं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ठीक है। हमारे हम दुश्मनी का रास्ता हम पकड़ा है, उन्होंने दुश्मनी का रास्ता पकड़ा, हमने दुश्मनी के हालात को देखे हैं। मैं मान लेता हूं, मैं सारी बात मान लेता हूं, पर मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि सारे काम हम लोग अपनी तरफ। अब कश्मीर में 370 का इशू उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी? उनसे कैंसर क्या बेनिफिट हो गया? आपने लेह और लद्दाख पूरी, अभी आप ही कह रहे थे, अभी आप लेह और लद्दाख के जो हालात, हमने कोई घुसा नहीं है, हमने कोई घुसा नहीं है, कोई घुसा नहीं था, कभी घुसेगा नहीं। अगर हमारी स्टेटमेंट ऐसी है तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो उस हालात से निकले। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये कहना, हाँ मेरा ये केवल इतना कहना है कि मैं ये कह रहा हूं कि चाइना के साथ, पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी रिलेशन बना लिए, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी रिलेशन बना लिए, और हम कहाँ खड़े हैं? ये तो हमें अपने अंदर से पूछना चाहिए। क्या हम ऐसे हालात में फंसेंगे तो हमारे तो रिलेशन नहीं बन सके। फिर हमने बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन बना लिए, उसने, चाइना ने तो चारों तरफ हमें घेर लिया। तो इसका मतलब फिर हम ये कहते हैं कि क्या चाइना, और उधर हम अमेरिका के साथ जिस ढंग से हमने ये सारा काम किया, हमने देखा। तो मेरा ये ख्याल है, मैं बार बार कहता हूं कि भारत को विदेश नीति का पुनर्विचार करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या हमारे ही लोग जो कश्मीर में बैठे हैं, हम उनको इस हालात में पहुंचा देंगे? फिर जब विश्वास टूटते हैं तो फिर रास्ते टूट जाते हैं, फिर कैसे उनको ठीक करोगे? कैसे उनको ठीक? मैं लौट के आता हूं, हिजम भाई से एक इंटरवेंशन लेता हूं चाइना पर। हिजम भाई, चाइना
ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, अभी दया सिंह जी ने कहा। मैं उसमें इंटरवेंशन चाह रहा था पर दया सिंह जी से नहीं, आपसे तक कर लेता हूँ। वो इंटरवेंशन ये थी कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है कहने पे भारत को इसलिए मजबूर होना पड़ा कि आर्टिकल 370 जब 19 सितंबर 2019 में हटाई गई, उसके बाद रोड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत सारी सड़कें डेवलप की। अब वो सड़कें हम वहां भी डेवलप कर रहे थे जो कि एक एरिया है जो कि सेंसिटिव एरिया है, जिसको चाइना ने हाथ नहीं लगाया, और भारत वहां पर अपनी सीमा के अंदर वो ये कह रहा था कि जो नो मैन जोन है वहां से मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता खड़ा कर लूं। उसको लेकर चाइना जो था वो सक्रिय हुआ। चाइना को लगा कि ये अपने एरिया में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत, ऑर्गेनाइजेशन के तहत सड़कें बना रहे हैं ताकि उनके टैंक और उनके वेपनरी और आर्टिलरी सिस्टम्स वहां आ सकें, तो चाइना भी सक्रिय हो गया। एक तरीके से आपने उनको छेड़ा और वो भी बॉर्डर पर आ गए। उसके बाद देपचांग में जो हुआ, लेह लद्दाख में जो हुआ, और सोनम वांगचुक का मामला तो बाद में आया। जब सिविलियन अनरेस्ट हुआ तब सोनम वांगचुक भी आए, एलडीए का भी भूमिका आई उसमें, लद्दाख डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बात आई। पहला विषय जो चाइना के साथ है, मैं उसी पे रहना चाहता हूं। चाइना का जो अतिक्रमण अरुणाचल, लेह लद्दाख, देपसांग, देपचौंग में जो राहुल गांधी कहते हैं कितने कितने 100 स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है चाइना ने हड़प ली। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, क्या भारत के ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बीआरओ के तहत अपनी मिलिट्री को मूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के तहत और आर्टिकल 370 की वजह से ही चाइना घुसा, या कोई और वजह भी रही होगी? जी आतंकजीत जी, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की जो परिभाषा जो है, इसमें हमें थोड़ा सा सुधारना चाहिए। आर्टिकल 370 कभी इसको मतलब निष्क्रिय नहीं किया। आर्टिकल 370 का कुछ क्लोजेस जो है उसको अमेंडमेंट किया गया है। उसी अमेंडमेंट में है जो बीजेपी और जो आरएसएस की जो बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने, और नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह ने इसको पॉलिटिकल एडवांटेज ले करके इस बहुत बड़ा एक इशू बनाया।